आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। देश में 24 घंटे में कोरोना ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 84 घंटे में सामने आए हैं 3,86,452 केस। पिछले 24 घंटे में 3,498 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,97,000 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो 90 करोड़ लोगों को वैक्सीन का तो यूपी में अब तक आपको बता दें कि जगह जगह से लगातार खबरें इस तरीके के सामने आ रही हैं। 2,97,000 से ज्यादा मरीज जो हैं वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। अहम खबर इस वक्त की, देश में एक्टिव हो चुके हैं जो केस हैं वो 31 लाख के करीब उनका आंकड़ा पहुंच चुका है। बता दें आपको कि देश में 24 घंटे में कोरोना ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अभी तक जो आंकड़ा है 24 घंटे का वो है 3,86,452 केस अभी तक सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 3,498 लोगों की कोविड से मौत हो चुकी है। तो 2,97,000 से ज्यादा मरीज अभी तक डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। देश में एक्टिव केस अभी भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जो हालात है देश में, ऑक्सीजन की किल्लत है, उससे लोग कैसे जूझेंगे। लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, उससे कैसे जूझेंगे। टेस्टिंग नहीं हो रही है, उससे कैसे जूझेंगे। तो आपको बता दें कि देश में 24 घंटे में कोरोना ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है तेजी के साथ। और अब अहम खबर जो है वो ये है कि एक तरफ तो सरकार लगातार वैक्सीन की बात कह रही है, लेकिन ऐसे में वैक्सीन का क्या प्लान है, कैसे वैक्सीन सबको लगेगी, ये बड़ी बात है। तो देश में एक्टिव केस जो है वो 41 लाख के पार अभी तक पहुंच चुके हैं। अहम खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई प्लान नहीं है कैसे लोगों से निपटा जाएगा, कैसे सब कुछ होगा। फिलहाल सरकार की कोशिश जो है वो है वैक्सीनेशन की तरफ, लेकिन इतने पर भी वैक्सीन को लेकर के भी तमाम तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही हैं निकलकर। बता दें आपको कि फिलहाल 2,97,000 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। ये भी एक पहलू है। हालांकि एक्टिव केस की संख्या 31 लाख के पार पहुंच चुकी है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए दिल्ली का रुख करेंगे। सुमित दुबे इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख हम कर लेते हैं। सुमित, जिस तरीके से लगातार अब जो सरकार का फोकस था वो था वैक्सीनेशन को लेकर और उम्मीद थी कि 1 तारीख के बाद से जब 18+ के लोगों को वैक्सीन लगेगी तो शायद जो प्रकोप है इसका वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। जो बातचीत है, जिस तरीके से कहा जा रहा था 1 तारीख से मिलेगी वैक्सीन, लेकिन उनकी बातों से लगा कि शायद अभी और देरी हो सकती है दिल्ली वालों को वैक्सीन लगने में। आपको क्या लग रहा है? यहाँ बेटा बिल्कुल, जहां तक जो 1 मई की बात है, 1 मई से अभियान शुरू करना था, ये मैसिव एक ड्राइव थी जिसे शुरू करना। दरअसल बेटा इसके पीछे की वजह यह है कि ये जो ड्राइव शुरू होगी, जो 18 साल से 45 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगाने की होगी, ये कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट को इसको फंड करना है, स्टेट गवर्नमेंट को ही इसको ऑर्गेनाइज करना है। तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट के पास जो वैक्सीन की सप्लाई है वो अभी नहीं है इतनी, जिससे कि वो इनको फंड कर सके और इस पूरी ड्राइव को आगे बढ़ा सके। ये एक बात है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ना ऐसी सुविधा भी है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी हमारे पास वैक्सीन नहीं है। और ये कहानी ना सिर्फ दिल्ली की है, बल्कि यही कहानी महाराष्ट्र की भी है, यही कहानी और भी कई सारे राज्यों की है, क्योंकि अभी तक वो लोग वैक्सीन प्रोक्योर नहीं कर सके हैं इस ड्राइव के लिए। जो वैक्सीन स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है निदा, वो वैक्सीन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कराई गई है। और वो वैक्सीन उन लोगों के लिए है जो प्रायोरिटी ग्रुप जो डिसाइड किए गए थे केंद्र सरकार के द्वारा, जो 45 साल से ऊपर तक के लोग हैं, उनको वैक्सीन मिलती रहेगी। उनका वैक्सीनेशन जैसे हो रहा था वो होता रहेगा। लेकिन निदा 1 तारीख को जो अभियान शुरू होना था वो दिल्ली में शुरू नहीं होगा। इसके बाद 2 या 3 तारीख को दिल्ली सरकार को वैक्सीन की पहली खेप मिलेगी, जो कि कोविड शील्ड होगी। ये जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, तकरीबन 3 लाख के आसपास की डोजेज 1-2 दिन में दिल्ली सरकार के पास आने वाली हैं। 67 लाख कोविड शील्ड का ऑर्डर दिया है दिल्ली सरकार ने कोविड शील्ड के लिए, जिसका पहला ट्रांच जो है 3 लाख डोजेज का, वो 1 या 2 दिन में आ जाएगा। जिसके बाद ही ये 18 साल से 45 साल तक के बीच के लोगों वाली ड्राइव शुरू हो सकेगी। ये इसका पूरा लबोलवाब है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने भरोसा दिलाया कि अगले 3 महीने में सभी को पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा और दिल्ली सरकार की तरफ से वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। लेकिन ये अभियान कब शुरू होगा इस पर थोड़ा सा सवाल है। बहरहाल थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। पहली जब दिल्ली सरकार को वैक्सीन का कंसाइनमेंट मिल जाता है, उसके बाद ये ड्राइव यहाँ पर शुरू हो पाएगी। लेकिन इस बीच में सवाल ये है सुमित कि हर चीज को लेकर के कि थोड़ा इंतजार रखिए, थोड़ा आप धैर्य रखिए
और कुछ टाइम के बाद हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन किसी भी तरीके की खबर, कोई भी एक सही प्लान जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से क्यों नहीं लाया जा रहा? क्यों हम किसी बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं अभी तक? लगातार अगर हम चाहे यहाँ से लोगों के पलायन की बात करें तो कह तो दिया जाता है कि आप दिल्ली में रुकिए, लेकिन उनके लिए आपका क्या प्लान है, वो कहाँ रुकेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे गुजर बसर करेंगे, इस बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की जाती। इसके अलावा कहा गया कि वैक्सीनेशन होगा 1 तारीख के बाद से तो बहुत बड़ी मदद मिलेगी, लेकिन अब उसमें भी हमें अटकल नजर आ रही है कि आप लोग इंतजार कीजिए, आप लोग भीड़ मत कर लगाइएगा, आप लोग पैनिक मत होइएगा। तो ऐसे में सवाल यह है कि जब सरकार का कोई प्लान ही नहीं है तो कौन सी प्लानिंग के तहत आप लोगों को अपने भरोसे में लेना चाहते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने निदा, क्योंकि एक ऐसे वक्त में जबकि पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है, लगातार मौतों की खबरें आ रही हैं, एक ऐसे वक्त में सरकार की तरफ से अगर कोई बात कही जाती है तो उस पर भरोसा होना चाहिए। आत्मविश्वास इस बीमारी से लड़ने के लिए बढ़ता है। दिल्ली सरकार के बारे में आपने जितने एग्जाम्पल दिए, बहुत सही कहा कि जब मजदूरों के पलायन की बात थी, पलायन नहीं रुक सका, बाकी ऑक्सीजन सप्लाई की बात हो रही है, वहां भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये जो मसला है ये थोड़ा सा हटके है, क्योंकि ये प्लानिंग दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं की गई थी, ये ऐलान दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं किया गया था निदा, ये ऐलान किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से कि 18 साल से 45 साल तक के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जा सकती है और ये कार्य राज्य सरकारें करेंगी। तो ये ऐलान किया गया केंद्र सरकार ने और इसकी जिम्मेदारी दी गई राज्य सरकारों को। तो राज्य सरकारों ने उसके लिए अपना प्लान तैयार किया, लेकिन उसके लिए जरूरत थी राज्य सरकारों के पास वैक्सीन होने की। वैक्सीन का जो भंडार राज्य सरकारों के पास है, चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो, अभी तक इनके पास जो भंडार है वैक्सीन का वो केंद्र सरकार द्वारा इनको दिया गया है, ताकि जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं उनको उनका वैक्सीनेशन किया जा सके। तो या तो इन सरकारों के पास, चाहे दिल्ली सरकार हो, इनके पास एक ऑप्शन ये था कि उस वैक्सीन को, उस कोटे को हटाकर उस वैक्सीन में से कुछ डोजेज लेकर 1 मई से इस अभियान को शुरू करा दिया जाता, लेकिन ऐसा निर्णय नहीं लिया गया। जो राज्य सरकार ने अपनी कोटे से, अपने पैसों से राज्य सरकार ने ऑर्डर दिया है वैक्सीन का, वो वैक्सीन जब आएंगी, उसका कंसाइनमेंट जब आएगा, उसके बाद ही ये वैक्सीनेशन की ड्राइव शुरू हो पाएगी। जैसा मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि करीब 67 लाख डोजेस का ऑर्डर कोविशील्ड के लिए दिया गया है, जिसका पहली ट्रांच, जिसकी 2 या 3 दिन में, संभवतः 2 मई या 3 मई को इनके पास 3 लाख डोजेस की ट्रांच आएगी, जिसके बाद ये 18 से 45 साल के बीच वाली वैक्सीन उम्र वालों की जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है वो शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और आप भी अपना बेहद ख्याल रखिए। तो फिलहाल दिल्ली में क्या हालात हैं और क्या कुछ होने वाला है और कैसे आज अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही कि आप लोग वैक्सीनेशन के लिए पैनिक ना हो, लंबी लाइंस ना लगाएं, वहां पर ना पहुंचे, आपको अपडेट कर दिया जाएगा जब वैक्सीन आ जाएगी। और फिलहाल इंडिया न्यूज आपके लिए कोविड ओपीडी रोज लेकर आता है। इसके जरिए कोशिश हमारी ये होती है कि आपको घर बैठे हम डॉक्टर से सलाह मशवरा दिला सकें, या आपके जो मन में जो भी सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कीजिए। नंबर अभी स्क्रीन पर आ जाएगा, उस नंबर पर आप हमें कॉल कीजिए। हमारे साथ डॉक्टर श्रुति मलिक जो कि डायरेक्टर है रेडिक्स हॉस्पिटल की, वो जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर नीलम मोहन जो कि सीनियर कंसल्टेंट है मेदांता हॉस्पिटल की, वो हमारे साथ जुड़ चुकी है। इनके अलावा डॉक्टर बीके गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल इन 2 मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर श्रुति, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। मैम, जिस तरीके से उम्मीद जगी थी कि 1 मई से जो 18+ के लोग हैं उनको भी अब वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन लगातार सवाल हमने आपसे भी पूछे थे और उठ रहे थे कि जिनको पहली डोज लग गई है उनके लिए दूसरी डोज की किल्लत पड़ रही है, कुछ लोगों को अभी पहले भी नहीं लगी। ऐसे में सबके लिए वैक्सीनेशन कैसे पॉसिबल होगा जब डोज ही नहीं है? और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया कि थोड़ा इंतजार करना होगा, धैर्य से काम लेना होगा। देखिए, ये इनिशिएटिव तो बड़े अच्छे मुहिम उन्होंने छेड़ी थी कि लगानी चाहिए 18 साल से ऊपर के लोगों को। बट मिता जी, क्योंकि हमारी अगर देखा जाए पॉपुलेशन जो है वो 60% है, जो 18 से 45 साल के बीच में लोग हैं या जो बच्चे हैं, इन सबको लगाने के लिए आई थिंक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं बनाई गई। क्योंकि अभी मैं खुद अपना निजी अस्पताल चलाती हूँ जहाँ पे हम वैक्सीन लगा रहे हैं, और कोई भी लोकल अथॉरिटीज से हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है कि कैसे हम लोगों को क्या बोले और किस तरीके से हमारे पास जो इतनी कॉल्स आ रही है कि क्या हम लगवा सकते हैं वैक्सीन, हम खुद क्लियर नहीं है और क्लूलेस है कि इस समय हम क्या उनको जवाब दें। दूसरी चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि इस समय हमारे पास 2nd डोज के लिए तो वो लोग फ्री सप्लाई गवर्नमेंट से आ रही है, बट अब जो इन्होंने कहा है वो नया निर्देश निकाला है कि आप डायरेक्टली प्राइवेट हॉस्पिटल्स मैन्युफैक्चरर से ले और मैन्युफैक्चरर के पास
जाना और खरीदना ये एक बड़ा टीडियस प्रोसेस है हमारे लिए, या बड़ा ही एक मुश्किल प्रोसेस है, क्योंकि पहले हमें सरकार दे देती थी, बट अब हमें खुद हमारे अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को जाना होगा और ये प्रॉपर प्रोक्योरमेंट करना होगा, जो थोड़ा सा जो है अब मुश्किल और चिंताजनक एक विषय बन गया है। बट हाँ, अभी तक कोई भी ऐसी हमारी तरफ पास गाइडलाइंस नहीं आई है, कोई हमारे पास कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है कि 18 साल से ऊपर हम उसको लगा सके। बट हमारे को जो लगता है वो लोगों को जितना जल्दी वैक्सीनेट कर दिया जाए, क्योंकि ये वेव जो है ये बच्चों के लिए, ये यंग लोगों के लिए और जो लोग 18 साल से ऊपर है उनको बहुत ज्यादा संक्रमित कर रही है। तो जितनी जल्दी ये लगाया जाएगा उतनी जल्दी हम जो है वो वैक्सीनेशन लगा के अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, दिल्ली से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एकता जुड़ चुकी है, उनका रुख कर लेते हैं पहले, और डीके गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे। जी एकता, पूछे अपना सवाल, क्या जानना चाहती हैं आप? मैं होम आइसोलेशन में हूँ, मुझे कोल्ड और फीवर बहुत अभी भी है, 99 फीवर बना हुआ है और कोल्ड मेरा बिल्कुल नोज ब्लॉक है अभी भी, और दवाई मेरी अभी भी चल रही है। 5 डेज का था, मैंने 5 डेज और कंटिन्यू किया डॉक्टर से पूछ के। तो अब मैं, लेकिन मेरा कोल्ड अभी भी है, फीवर भी है, तो मैं क्या किया जाए? मैं हॉस्पिटल जाऊँ, एडमिट हूँ, ऑक्सीजन लेवल मेरा ठीक चल रहा है और जो पल्स रेट है वो भी ठीक है, वो मैं चेक कर रही हूँ। फीवर और कोल्ड की मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, डॉक्टर नीलम मोहन, मैं चाहूंगी आप जवाब दें उन्हें, क्या करें इस कंडीशन में? बट yesterday itself, क्योंकि ऑब्वियसली डेली रिकॉर्ड्स बन रहे हैं डेथ्स के एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस के, सो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने फ्रेश अपनी गाइडलाइंस कल ही रिलीज करी और इसके बारे में कि होम आइसोलेशन के बारे में। तो थोड़ी सी बात हम जस्ट सबके लिए याद दिला देते हैं मैडम, जिस तरीके से कि फर्स्ट होम आइसोलेशन में आपको जब सेपरेट है, आपको हर टाइम 3 लेयर मास्क पहन के रहना है, कपड़े का मास्क नहीं। जब भी कोई अंदर कमरे में आपकी केयरटेकर आए तो उसको N95 मास्क पहनना चाहिए और उस टाइम आपको भी N95 मास्क पहनना चाहिए। आपको एक अपना चार्ट बना लेना चाहिए जिसके अंदर आप अपना टेम्परेचर और सांस का रेट अगर ले सके, हार्ट रेट और सैचुरेशन, और आप क्या खा रहे हैं, आपकी भूख का डाइट, ये चार्ट जब आप बनाती हैं, ये चार्ट आपको जो आपका होम के केयर के लिए डॉक्टर्स जो असाइंड है, दैट आप अपना चार्ट उस डॉक्टर के साथ शेयर करेंगे। अनलेस एंड अनटिल आप 60 ईयर्स से ज्यादा हैं या आपको एसोसिएटेड कोई कोमॉर्बिडिटी, जिसका मतलब हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, इम्यूनोसप्रेशन, स्टीरॉइड्स, इस चीज पे हैं, तो मैं इस कैटेगरी को कहूंगी कि अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि उस कंडीशन में कभी कभी वो किसी को अर्ली एडमिशन के लिए कहते हैं, बिकॉज इनकी सेकेंडरी इन्फेक्शन, निमोनिया के चांसेस होते हैं, तो वो कैटेगरी अलग है। वरना अगर आपका सैचुरेशन 95 से ज्यादा है और आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही है तो आप चिंता ना करें। एक 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है, दैट मीन्स जो भी आपकी बेसलाइन सैचुरेशन है, से आपकी सैचुरेशन 98 है और 6 मिनट वॉक के बाद अगर वो 5% से ज्यादा ड्रॉप ना हो, 98 से 93 तक जा सकती है, लेकिन अगर वो 88, 89, 5% से ज्यादा जा रही हो तो इस कंडीशन में अगेन हम आपको हॉस्पिटलाइजेशन का कंसिडर, मतलब आपकी चेस्ट में सीवियर इन्फेक्शन है तब आप कनेक्ट करें। और आपने बोला क्या मैं हॉस्पिटल जाऊं, तो उसके लिए मुझे कहना है कि आप वीडियो कंसल्ट, टेलीफोन कंसल्ट में करें, वो आपको गाइड देंगे। हो सकता है डॉक्टर आपको ओरल स्टीरॉइड स्टार्ट कर दे वहां पर, या ओरल इकोस्पोरिन, इनॉक्सीपेन, ऐसे ड्रग स्टार्ट करें। और ब्लड टेस्ट करना बहुत जरूरी है इस टाइम पर, क्योंकि आपको 5 दिन हो चुके हैं, तो मैं जरूर आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के टेस्ट जैसे CBC, CRP, डी डाइमर, ये 3 चीज इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कराऊंगी, ताकि आपको फर्दर प्लान 5 दिन के अंदर, हम यूजुअली स्टीरॉइड्स और वो स्टार्ट नहीं करते हैं, 5 दिन के बाद ही हम करते हैं, अनलेस कोई सीवियर हो जाए और डॉक्टर डिसाइड करे 3rd डे पे, तो वो अलग है। तो मेरा सलाह आपको ये है कि जरूर डॉक्टर से संपर्क करें, सीधा हॉस्पिटल ना जाएं। ये चार्ट जो मैंने आपको बताया, अपना टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन और आप किस तरीके से खाना खा रही हैं, इसको मेंटेन करें ताकि आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। ब्लड टेस्ट जरूर आप होम फैसिलिटी पिकअप
करा। जी ठीक है, और उम्मीद है मास्क बिल्कुल मत भूलें। ये कल ही गवर्नमेंट यूनियन ने ये रिलीज किया है, जो 22 जुलाई 2020 को गाइडलाइंस रिलीज हुई थी, उसको रीएम्फोसाइज किया कि 8 घंटे बाद आपको अपना मास्क बदलना है, मास्क को हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन में डिस्ट्रॉय करना है। जब कोई केयरटेकर आए तो N95 पेशेंट और केयरटेकर को पहनना है, रूम पूरा वेंटिलेटेड रखना है आपको, ताकि आपकी हवा उस तरीके से आते जाते रहे। जो सर्फेसेस आप टच कर दिए उसको क्लीन करना है। मतलब एक मास्क की लाइफ सिर्फ 8 घंटे आप उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन अब आजकल डबल मास्किंग की बात कही जा रही है। हाँ। बिल्कुल सही। या 8 घंटे से पहले अगर वो गिल्ला हो जाए, खराब हो जाए, तो भी डिस्ट्रॉय, और उनको डिस्ट्रॉय करना वो भी इम्पोर्टेंट है। ये लापरवाही से मैं कल बात कर रही थी, जो हार्वर्ड के मेरे कलीग्स हैं, उनके यूएसए के एक्सपीरियंस, उनका सीडीसी ने तो एटलीस्ट डबल मास्क थियरी स्टार्ट की, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब हमें कोई संदेह नहीं है कि ये सिर्फ जो हम सोचते थे कि 3 फीट की दूरी रखे, 6 फीट की दूरी रखे, बात करने से चीते, अब हम ये नहीं सोचते हैं। अब हम ये बोलते हैं कि स्मॉल, ये जो एरोसोल हवा में है, लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं, तो 30-40 फुट तक भी जाते हैं। इसीलिए N95 मास्क का कोई मुकाबला नहीं है। कल मुझे संपर्क किया गया अमेरिका से एक कंपनी एम्ब्रूश, उन्होंने कहा मिलियंस ऑफ N95 मास्क हमारे पास पड़े हैं, हम देना चाह रहे हैं। उन्होंने मुझे कनेक्ट किया और मैं गवर्नमेंट से पूछ रही हूँ कि क्या हम ये मास्क गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और ये इस पे लगी हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि डॉक्टर अबरार और एम्ब्रूश की कंपनी ने मिलियंस, उन्होंने ये नहीं कहा कि मिलियन, का हंड्रेड्स ऑफ मिलियन मास्क आई कैन सेंड इमीडिएटली। डॉक्टर नीलम, कैन यू डू समथिंग? तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस दौरान अगर कोई गवर्नमेंट सुने मुझे, तो क्योंकि एक्सपोर्ट उस पे मैं फंसना नहीं चाहती, लेकिन ये अच्छा है गरीबों, लेकिन आपकी अच्छी पहल है और अच्छी कोशिश है वाले हैं, तो उनके लिए अगर गवर्नमेंट के थ्रू परमिशन मिल जाए, बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम देखिए कोशिश तो आप कर रही हैं, आप कोशिश तो कर रही हैं, यही बड़ी बात है। आज के वक्त में लोग मदद के लिए आगे आ जाए, यही बड़ी बात है। डॉक्टर डीके गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि सीएमडी हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर डीके गुप्ता सर, एक चीज मैं यहाँ पर समझना चाहूंगी कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, कोरोना को हराओ, हर कोई ये बात कह रहा है, लेकिन कैसे बढ़ाए? क्योंकि महिलाएं और शायद पुरुषों की बॉडी में, जहां तक मुझे पता है, डिफरेंस होता है, तो ऐसे में महिलाएं और पुरुष जो है वो कैसे अलग अलग तरीके से कैसे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकती हैं? देखिए, सही बात है कि अगर आपकी इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो कोई भी वायरस हो, चाहे कोरोना वायरस हो या कोई बैक्टीरिया हो, तो आपको हार्म कम करेगा। आप देख भी रहे होंगे कि बहुत सारे पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होकर निकल जा रहे हैं, कुछ सिम्प्टोमेटिक होते हैं, कुछ माइल्ड सिम्प्टोमेटिक होते हैं, कुछ सीरियस हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें इम्यूनिटी या हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता का बहुत बड़ा रोल है। तो उसको बढ़ाने के लिए तरीका यही है कि आप एक तो अपनी नींद पूरी रखें, स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस लेने से भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, नेगेटिव हार्मोन सीक्रेट होते हैं। नंबर 3, डाइट ठीक लें अपनी, स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स लें, फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, लिक्विड खूब सारा लेना है। ओरल इनटेक में जो लिक्विड है, तरल पदार्थ, इनका सेवन अच्छे से करना है। और साथ में जो फूड का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जैसे ऑलिव ऑयल है, इनका उपयोग करें। फैट्स जो घी है, बटर है, इसका उपयोग कम करना है। प्रोटीन प्रचुर मात्रा में, चाहे वो अंडा हो, दाल हो, उसको ले सकते हैं। स्प्राउट्स ले सकते हैं, स्प्राउट्स में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और बहुत सारे ऐसे दवाइयां भी हैं जिनमें हम एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। विटामिन सी है, विटामिन डी लेनी है, विटामिन डी इम्यूनिटी में अच्छा रोल है उसका, या विटामिन ई का रोल है, या मल्टीविटामिन जिंक का बहुत अच्छा रोल है। तो इन सब चीजों को लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। स्ट्रेस ले लेना, नींद पूरी लेनी है, और अपनी दिनचर्या को ठीक रखना है। ये सब अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव हो सकती है। बिल्कुल, ये छोटी छोटी बात है, लेकिन अक्सर लोग इन्हें फॉलो नहीं करते, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान इतना बिजी हो गया है कि अपने लिए भी वक्त नहीं निकाल पाता। फिलहाल आप तीनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन लगातार कोविड ओपीडी ओपन है इंडिया न्यूज पर। आपके मन में भी कोई सवाल है, डॉक्टर्स हमारे साथ यहाँ पर बड़ा पैनल मौजूद है, आप हमें कॉल कीजिए, अपने सवाल का जवाब पाइए कीजिए, डॉक्टर्स आपके सवाल का जवाब देंगे। लगातार लाइन्स खुली हुई है, आप दिए गए नंबर पर फोन घुमाइए, हमें कॉल कीजिए। चलिए डॉक्टर्स का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता, सीएमडी फेलिक्स हॉस्पिटल के जुड़े
जुड़े हुए हैं। डॉक्टर श्रुति मलिक जो कि डायरेक्टर है रेडिक्स हॉस्पिटल की, वो जुड़ी हुई है। डॉक्टर नीलम मोहन जो कि सीनियर कंसल्टेंट है मेदांता हॉस्पिटल की, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर श्रुति मलिक, मैं आप ही के पास अब आना चाहूंगी और आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, कोरोना पर हर हमला जो है वो ना काफी साबित हो रहा है और अब कहा यह जा रहा है कि हम लोग तीसरे फेज में एंटर करने वाले हैं। तो मैम, अगर तीसरे फेज में एंटर की तो हालात और कितने भयावह हो सकते हैं? देखिए, अगर हम कोरोना की वेव की बात करें या हम किसी भी पैंडेमिक की बात करें तो पैंडेमिक हमेशा जो है वो वेव्स में आते थे। इसका मतलब कि पहली वेव आई जिसमें कई सारे लोग संक्रमित हुए, फिर थोड़े दिन बाद वो डिक्लाइन होनी शुरू हुई, फिर उसके बाद वो डॉर्मेंट फेज में जाके फिर से एक फेज आता था जिसको हम कहते थे कि वो पीक पे अप की तरफ अपने आप को लेके जा रही है। तो हमेशा पैंडेमिक जो है वेव्स में आते हैं, ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज, जब भी इस तरीके के इन्फेक्शंस होते हैं तो इनमें क्या है, म्यूटेशन बहुत जल्दी होता है। म्यूटेशन मतलब कि वायरस जो है वो और स्ट्रेन्स बना के रेप्लिकेट करता है और उसको हम म्यूटेशन कहते हैं, जिसमें कि कई बार आपके सिम्टम्स और भी बदल जाते हैं क्योंकि वायरस का स्ट्रेन अलग होता है। जहां तक हम इस बार की बात करें, जो हमारी सेकेंड वेव है, ये वेव जो है इसमें भी डबल म्यूटेशंस और ट्रिपल म्यूटेशंस पाए गए हैं क्योंकि कई देशों के स्ट्रेन्स पाए गए हैं, जैसे कि यूके का एक स्ट्रेन था, एक साउथ अफ्रीका का स्ट्रेन था, एक ब्राजील का स्ट्रेन था। सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हुए अगर आप देखिए कि पिछली वेव में जो सिम्टम्स थे उससे इस वेव में सिम्टम्स भी या जो भी लक्षण है वो भी काफी अलग है। तो अगर हम तीसरी वेव की बात करते हैं नेताजी, तो हो सकता है कि तीसरी वेव आए, बट जहां तक मेरा मानना है, अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे, क्योंकि पहली वेव में हमारे इतने लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे। जो फेज 1 था हमारा वैक्सीनेशन का वो 65 साल के ऊपर के लोगों का था और फेज 2 जो था वो 45 इयर्स के ऊपर के लोगों का था। तो बहुत ज्यादा लोग अभी वैक्सीनेट नहीं हुए थे, लोगों के मन में फियर भी था। भले ही वैक्सीनेशन खुल गई थी बट लोग डर रहे थे कि कौन सी वैक्सीन लगवाएं, कोवैक्सीन लगवाएं, कोविशील्ड लगाएं। अनजस्टिफाइड फियर्स थे, डर था लोगों को। तो आई थिंक अब अगर हम फेज 3 की बात करेंगे तो काफी ज्यादा जो हमारी जनसंख्या है वो वैक्सीनेट हो जाएगी और उस फेज में हम ये सोच सकते हैं या हम ये चीज एक हमारे सामने आ सकता है डेटा जिसमें कि केसेस जो हो वो काफी कम हो और इस गति से संक्रमित लोग नहीं होंगे जो फेज 2 में। ठीक है, हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ेगा, उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, फिलहाल अगर बात करें मुंबई महाराष्ट्र की तो वहां पर क्या स्थिति? और देखिए, मुंबई महाराष्ट्र की स्थिति की बात करें, बिल्कुल यहाँ पे स्थिति आपको पता ही है कि लगातार स्थिति खराब होती जा रही है। लेकिन एक इसका राहत की बात जरूर थोड़ा सा है कि जो लोग भी जो लगातार लॉकडाउन लगाया गया, जो कड़क लॉकडाउन लगाया गया, यानी भले लॉकडाउन का वक्त नाम नहीं दिया गया है लेकिन उसको वजह से कहीं कहीं थोड़े कंट्रोल में दिखाई पड़ा, लेकिन जो मौत का आंकड़ा वो लगातार बढ़ रहा है। मुंबई में कम से कम कह सकते हैं कि स्थिति थोड़ी बहुत कंट्रोल में दिखाई पड़ रही है। लेकिन इसके साथ ही आपको मैं एक अलग तस्वीर दिखाने के पास आप देखिए कि कैसे यहाँ पर लोगों का ध्यान रखा जा रहा है। एक ऐसी संस्था सामने आई है जिसका नाम है RK रिसर्च सेंटर, जिन्होंने डॉक्टर 365 के जरिए एक ऐसी मुहिम चलाई है जो घर में ही लोगों को ICU के तहत रखा जा सकता है, यानी ICU बेड घर में बना दिया गया है। आप देखिए कि मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूं। हालांकि आपको बता दूं दर्शकों को कोविड के पॉजिटिव पेशेंट नहीं है, लेकिन जितने भी कोविड के पॉजिटिव पेशेंट हैं ऐसे ही यह लोग घर में ऐसे ICU बना रहे हैं। और ICU बेड बनाने का मतलब यह होता है साहब कि घर में ही वह सभी के सभी लोग यहाँ पर आसानी से इलाज कर सकते हैं। और यह अपने आप में बहुत एक अच्छी बात है कि इस तरीके देखिए कि पूरी तरीके से यहाँ पर हर किसी का यहाँ पर एक दिया जा रहा है, फर्स्ट दिया जा रहा है, हर चीज दिया जा रहा है। यानी यह कहीं कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान करता है कि कैसे एक अच्छी मुहिम शुरू करके आज के डेट में एक दो नहीं करीबन 5800 घरों में पेशेंट को यह देखा जा रहा है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए इसके चेयरमैन RK के डॉक्टर हेमंत कुमार हैं। क्या कहेंगे साहब, किस तरीके से आपको सूझा और आज 5800 लोगों को आप सुविधा दे रहे हैं? आज मुंबई वासियों को ध्यान में रखते हुए आज जो कोरोना प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन मुंबई में पहले कितना एवरीडे पॉजिटिव आ रहा था, उस चीज को ध्यान में देखते हुए लोगों के हजार की तादाद में लोगों के कॉल आते थे कि डॉक्टर साहब मुझे ICU चाहिए, मुझे ICU चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डॉक्टर 365 की टीम ने यह लॉन्च किया कि ICU एट होम, जिसके सपोर्ट से हमारे जो पूरी डॉक्टर डेडिकेटेड डॉक्टरों के टीम के सपोर्ट से हम लोगों ने एक प्लानिंग किया कि घर में ही ऑक्सीजन की सुविधा मुहैया कराई जाए, घर में ही
घर में ही मॉनिटर लगा करके घर में जो हमारी आईसीयू को जो डेडिकेटेड नर्स है, जो हमारे आईसीयू के डेडिकेटेड आरएमओज हैं और हमारी जो टेक्नीशियन टीम है, इनके मदद से हमारी टारगेट है कि घर में ही ये सारी फैसिलिटी दे करके एक घरेलू एटमॉस्फेयर में ये सारी सुविधा दे करके एक कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए जो हमारे बेस्ट से बेस्ट कोरोना एक्सपर्ट जो डॉक्टर हैं उनको उनके सपोर्ट से हम लोगों ने उनके मेडिसिन प्लान करते हैं एंड घर में ही ये सारी फैसिलिटी दे करके एंड आज हम लोग मुंबई को कोरोना के कंट्रोल करने में आज जो सरकार बहुत अच्छी तरह से डिसीजन लिया और कर रही है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अपने बीएमसी कमिश्नर को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हेल्थ कमिश्नर सुरेश काका ने उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। कंट्रोल कम से कम कर लिया, बहुत अच्छी बात है। क्या यह देश के और हिस्से में जा रहा है आपका? हाँ, ये हम लोग सूरत, बैंगलोर, हैदराबाद और दिल्ली में अभी हम लोगों ने जस्ट अभी शुरू किया है और हमारी टीम की जज्बा है कि वहां भी इस सुविधा का लाभ वहां के कोरोना पीड़ित लोगों को दे करके वहां को कोरोना से जलते हुए लोगों को, कोरोना से मरते हुए लोगों को हमारी कोशिश है कि हम उसको जल्दी से जल्दी हम कामयाबी प्राप्त कर सकें। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये हमारी पूरी सिस्टम लगी हुई है, ये हमारी जो ऐप के माध्यम से, और कोशिश है कि इस तरह से जो भी है घर का खाना खाते हुए पूरे घर के माहौल में रहते हुए हम इनको 5 दिन के अंदर अंदर जो प्रोटोकॉल है उनको हम ये ट्रीटमेंट दिलवा करके अपने कंसल्टेंट के माध्यम से और उनको हम जल्दी से पेशेंट जो है जो आप देख रहे हैं कितनी उनकी अगर अच्छी कितने दिन में हो जा रहे हैं, क्या परसेंटेज अच्छा है उनका? बहुत ही अच्छा परसेंटेज है। पहले आमतौर पर जो अगर हम हॉस्पिटलों में जाते थे तो वहाँ एक बहुत बड़ा डर का माहौल बना रहता था, वो माहौल हमने यहाँ खत्म कर दिया कि एक घर के एटमॉस्फेयर में उनके सारी ट्रीटमेंट दी जा रही है। हमारे बेस्ट से बेस्ट जो जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट है, जितने भी हमारे फिजिशियन है, जितने भी हमारे न्यूरो फिजिशियन है, जितने भी हमारे कार्डियक फिजिशियन है, चेस्ट फिजिशियन है, साइकेट्रिस्ट है, इन सबकी डेडिकेटेड रातों दिन लगातार मेहनत करके बेस्ट से बेस्ट इनको मेडिसिन देने का काम। आपके पास अगर लोगों को बुक करना है, कैसे लोग आए आपके पास, कैसे, थोड़ा इसके बारे में बताएं आप। ये हमारे नंबर से और हमारी साइट है doctor365.co.in, वहां जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कॉल करती है और कॉल करके आपके रिपोर्ट के हिसाब से आपको कनेक्ट करती है। डॉक्टर साहब, एक दूसरा सवाल ये होता है कि लोग जानना चाहेंगे अब चार्जेस के बारे में। चार्जेस क्या है आप लोगों के, क्या नॉर्मल है या वास्तव में जो लोगों को डरावने वाले हैं? नहीं, देखिए, आप हॉस्पिटल में देख रहे हैं 30,000, 40,000, 50,000 लिए जाते हैं। हम तो बेसिक एक सोशल के नाते एक ऑक्सीजन मेंटेन कैसे कर सकते हैं, एक हमारी जो नर्सिंग को हम कैसे उनको मेंटेन कर सकते हैं, और जो हमारे कंसल्टेंट हैं वो जो 24 घंटा लगे हुए हैं उनसे, और प्लस लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन। समझे मतलब कुछ कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं आप? सवाल ही नहीं। अभी तक हम लोगों ने हमारी RKHIV की टीम ने, आपको मालूम है कि 29,000 मेडिकल कैंप करके लास्ट 15 सालों से वर्ल्ड में सबसे बड़ा मेडिकल कैंप करने का रिकॉर्ड रखते आ रही है, जो कि अभी तक किसी के पास नहीं है। तो वहां हमने नहीं कमाया, तो ये हमने कमाने को उद्देश्य नहीं। जो हमारा देश, हमारी जो जितनी महानगर है, वहां लोग कोरोना से प्रतिदिन इतने लाशें निकल रही है, डर के मारे एक्सीडेंट के तौर पे इस तरह की लाशें निकल रही है। उस चीज को रोकथाम करने के लिए हम किस तरह से अवतरित हो, यह बहुत सराहनीय काम है। बिल्कुल आप देख रहे हैं किस तरीके से यह जो दिखाने का मकसद साफ है, दर्शक जान मिले कि वास्तव में एक अच्छी मुहिम है और कह सकते हैं इसकी सराहना कीजिए जितनी कम है, क्योंकि लोगों का जो डर है वो डर निकलना चाहिए। जो अस्पतालों में जाने से डर जाते हैं, वो डर अगर निकल जाएगा इसी तरीके से तो यकीन मानिए सही हो पाएंगे। और कहेंगे देखिए जिस तरीके से जो संस्था है, और मैं भी कई सालों से इन लोगों को जानता हूँ, वास्तव में एक अच्छा काम करते हुए इस तरीके से आज कर रहे हैं कि मुंबई में कम से कम कोरोना का जो कहर है उसको कहीं न कहीं ये लोग कम करने दें। और इसलिए आप समझिए कि 5,800 के आसपास अगर बेड घर में आईसीयू बन चुका है तो समझिए कैसे पेशेंट आराम से घर पर रहकर सही हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए और इतनी अहम बात साझा करने के लिए। डॉक्टर DK गुप्ता, आपने ये देखी होगी पूरी रिपोर्ट, कितना कारगर तरीका है ये, और क्या वाकई सबको इस तरह की पहल करनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल, अगर इस समय जब बेड्स कम कर रहे हैं हॉस्पिटल में तो हमें इस तरह की पहल करनी चाहिए। पहले भी ICU एट होम, ICU होम केयर पहले भी होता था, बट हाँ ये है कि इसमें बहुत क्रिटिकल पेशेंट नहीं रखे जा सकते। हाँ, लेवल 2 के पेशेंट्स हैं, उनको सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, हाई फ्लो पे चाहिए, उनके लिए ट्रेन नर्सिंग स्टाफ की जरूरत होती है, जो इंटेंसिव केयर यूनिट में ट्रेन नर्सिंग स्टाफ हो। बस आजकल बहुत सारी ऐसी मशीन भी हैं जो कनेक्ट होती हैं टेली ICU के थ्रू, मतलब जो मेन ICU किसी दूसरे हॉस्पिटल में होती है, वहाँ के डॉक्टर्स और जो यहाँ के जो मॉनिटर्स रखे होते हैं, इनका डाटा जो है वो वहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो वहाँ बैठ के उन मॉनिटर्स को देख के, डाटा को देख के वो लोग इंटरवेंशन करने, कुछ चेंज करना है मेडिसिन में, कुछ फ्लो चेंज करना है, कोई नया मेडिकेशन देना है, कोई नया इंटरवेंशन करना है, तो वो भी किया जा सकता है। बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन और कमिटमेंट फ्रॉम द टीम।
तभी हो पाएगा। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल अच्छी पहल है और हम इस समय की जरूरत भी है, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स को ऑक्सीजन बेड ही नहीं मिल रहा है, तो एटलीस्ट ऑक्सीजन बेड तुम लोग बड़े आराम से क्रिएट कर सकते हैं घर पे, बड़ा सिलेंडर हो ऑक्सीजन का जो होता है, नवा एक मॉनिटर लगा दिया जाए जिसमें हम लोग इसको मल्टीपैरा मॉनिटर बोलते हैं, जिसमें पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, उसका सैचुरेशन, उसका ईसीजी, उसका टेम्परेचर, 500 पैरामीटर्स मॉनिटर से डायरेक्टली नाप सकते हैं। और उसका जो नर्सिंग ट्रेंड स्टाफ होगा इन मॉनिटर्स के थ्रू वो किसी टेली आईसीयू, जो दूसरी मेन आईसीयू के जो इंटेंसिविस्ट डॉक्टर्स होते हैं, एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, वो उन पैरामीटर्स को वॉच कर सकते हैं। और अगर उनको कुछ मेडिकेशन चेंज करना है, कुछ प्रोसीजर चेंज करने हैं, कुछ दवाइयां चेंज करनी है, कुछ नया इंटरवेंशन करना, तो उसको इम्प्लीमेंट वहां बैठ के कर सकते हैं। अगर पेशेंट ज्यादा सीरियस होता है तो बेहतर है उस पेशेंट को मेन आईसीयू में, हॉस्पिटल आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाए। और अच्छा क्या रहता है इसका, जो पहले हम लोग यूज करते थे वो हम लोग करते थे पैलिएटिव केयर में। जिन लोग कैंसर पेशेंट है, जिनको लगता है कि अब बहुत इंटरवेंशन नहीं कर सकते, उनका प्रोग्नोसिस बहुत है, खास करके जो पैलिएटिव केयर थी उसमें हम पहले काफी इसको यूज करते थे। ठीक है डॉक्टर डी.के. गुप्ता, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए संजय, उनका रुख कर लेते हैं। संजय पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी संजय, सवाल पूछिए। मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हमें अगर कैसे पता चलेगा कि अपने को कोविड के लक्षण हैं, वो मतलब शुरुआती लक्षण क्या हैं, जिससे अपन पता कर सकें कि कोविड के लक्षण क्या हैं? ठीक है, डॉक्टर नीला मोहन जी, पहले मैं थोड़ा सा जो आपने क्वेश्चन पूछा उसके लिए एक छोटा सा निदा आपसे रिक्वेस्ट था कि ये जो एफर्ट किया गया हमारे डॉक्टर 365, मेरे हिसाब से ऐसा और हर स्टेट में और बहुत लोगों को करना चाहिए, बिकॉज आपको समझना चाहिए। मैंने पर्सनली एक मेल लिखी है नीति आयोग को, मेरा रिक्वेस्ट है इंडियन न्यूज को कि दैट जो प्रेसिडेंट अमेरिकन एसोसिएशन इंडियन ओरिजिन एंड ब्रिटिश एसोसिएशन के पास लाखों में हमारे डॉक्टर्स, इंडियन डॉक्टर्स जो बाहर सेटल है, उनके दोनों से माध्यम से बात हुई है। तो जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो टेली है और ये सारा अगर उनको दे पाए तो जो यहाँ के डॉक्टर्स है वो इस तरीके की फैसिलिटी हॉस्पिटल ये वाले काम ज्यादा जुड़ सकते हैं। इंडिया इज टू बी कॉल्ड एज जुगाड़ू, बट जुगाड़ू इज इन अ नाइस वे, बुरी तरीके से नहीं। हमें लड़ना आता है, हमें किस तरीके से। तो इस वक्त अगर इंडिया न्यूज या कोई गवर्नमेंट के माध्यम से आप की परमिशन दिया जाए तो ये लैक डॉक्टर्स इंडियन बाहर हैं, वो इस तरीके की होम में एडवाइस दी जाए, और बाकी के लोग जो इंडियंस डोनेट कर रहे हैं उनके लिए अगर रूल्स इस तरीके से करे जाए कि डायरेक्ट को दिए जाए, तो प्लीज इसके चीज को आप दीजिए। मैंने ऑलरेडी नीति आयोग को लेटर लिखा, क्या होगा देखते हैं। सेकंड, जो सिम्टम्स पूछ रहे थे, ये आपको वो पैंडेमिक के टाइम कोई भी सिम्टम जो पैंडेमिक से रिलेटेड हो उसमें आपको सोचना चाहिए कि कोविड है, जैसे कि फीवर, कोल्ड, छींक आना, जुकाम लग जाना, खांसी होना, गले में दर्द होना, वॉमिटिंग्स लग जाना, डायरिया लग जाना, पेट में दर्द होना, या ये मेन सिम्टम्स। किसी किसी को बच्चों में आंखें लाल हो जाए या रैश, इस तरीके से भी हो सकता है। अगर आपको ये सब सिम्टम हो, हल्का सा बुखार 99 के हो, लेकिन थकान हो, जैसे लगता है कि आप काम नहीं कर रहे, आप थके हुए हैं, सुस्त है, लेथार्जिक, तो भी आपको कोविड हो सकता है। इस टाइम आपका परम धर्म है कि आप अपने आप को आइसोलेट करें, अपने आप को मास्क पहनाएं, अपने इर्द गिर्द किसी को आने ना दे, अपने परिवार वालों को मास्क पहनाएं ताकि आप को फैलने से बचाएं। अगर आप ये सोचते रहे अभी भी इस देश में हो गए कोरोना के, मुझे नहीं हो सकता है, मेरी बहुत ताकत है, मेरे बहुत से प्लीज ऐसे मत सोचिए कि वो वायरस छोटे बड़े नन्हे नवजात 9 महीने 1 महीने को भी मैं ट्रीट कर रही हूँ, तो किसी को ये नहीं छोड़ रहा है। देयर इज नो सेक्स, नो कल्चर, नो ऐसा किसी का नहीं, सब इक्वल है। अगर आपको ये सिम्टम है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको तुरंत हॉस्पिटल भागना है, मैं ये कह रही हूँ अपने आप को आइसोलेट करें, अपना मास्क रखें, परिवार को रखें, दूसरों को फैलाए मत। यही आपका कंट्रीब्यूशन अपने लिए, फैमिली के लिए और देश एट लार्ज है।
ठीक है, अगले कॉलर राजू पांडे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। राजू, पूछे अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी राजू, सवाल पूछे। हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही, 1 मिनट। हेलो जी राजू, आपकी आवाज आ रही है, पूछे सवाल। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ मैम कि मेरे को पहले कोविड हो गया था, तो वो मुझे 12 दिन हो गए हैं कोविड के, और क्या कहते हैं, मैंने कल फिर से रहने की टेस्ट कराया, फिर से उसमें पॉजिटिव आया, तो क्या करना चाहिए मुझे? ठीक है, डॉक्टर श्रुति मलिक। ठीक है, डॉक्टर डीके गुप्ता, मैं चाहूंगी कि आप जवाब दें। जी, तो अभी आपने जो टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया, इसका मतलब अभी भी आपसे वायरस पूरा क्लियर नहीं हुआ है, वायरस है ब्लड में, तो आप अपने आप के अलावा दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो कृपया करके होम आइसोलेशन में रहें और एक हफ्ता दोबारा रिपीट टेस्ट करा लें। नॉर्मली जो है 14 दिन से लेकर 21 दिन में लोग नेगेटिव हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं, 5-10% ऐसे लोग होते हैं जिनको 1 महीना भी लगता है। होम आइसोलेशन की जो प्रक्रिया है उसका पूरा पालन करें। जो रूम है प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए, जैसा बताया था डॉक्टर साहब ने। आपको मास्क पहनना है, हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, आपको खाना है, आपके बर्तन यूटेंसिल सारे अलग होने चाहिए, आपका जो केयर टेकर है वो अलग रहना चाहिए, उसको पूरा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। अपना टेम्परेचर चार्टिंग, अपना पल्स एक्सरेशन, पल्स जो है वेट और ऑक्सीजन सेचुरेशन की चार्टिंग आप करते रहें। तो अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे आप बता रहे ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, तो 1 से हफ्ते में अपने आप को मोस्ट प्रॉब्ली नेगेटिव हो जाएंगे। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बाकी और भी लोग जो हमारे ये भी शो देख रहे हैं, आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी सलाह मशवरा डॉक्टर से आप चाहते हैं, डॉक्टर से कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कीजिए इस नंबर पर, और लगातार यहाँ डॉक्टर्स का पैनल मौजूद है, वो आपको आपकी समस्या का समाधान बताएंगे। क्योंकि हम समझ सकते हैं ये ऐसा वक्त है कि हॉस्पिटल जाना इस वक्त नामुमकिन हो रहा है, और कोशिश भी आप कीजिए कि अगर जरूरत, जब तक बिल्कुल खास जरूरत ना पड़े तब तक आप रुख भी ना करें, क्योंकि इससे मेडिकल स्टाफ पर भी लोड पड़ेगा और आपको भी परेशानी होगी। तो लिहाजा जो भी अगर आपके मन में कुछ ऐसा सवाल है जो समझ नहीं आ रहा आपको कि इस सिचुएशन में क्या करना है, आप हमें कॉल कीजिए और हमारे डॉक्टर्स जो इस वक्त यहाँ पैनल में मौजूद हैं उनसे आप सवाल करके अपने सवालों का जवाब दीजिए। तो लगातार इंडिया न्यूज आपके लिए यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम लेकर के साथ में आता है। डॉक्टर, देश के बड़े डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद रहते हैं, तो आप हमें कॉल कीजिए और सवाल पूछिए। और लगातार हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता, डॉक्टर श्रुति मलिक, डॉक्टर नीना मोहन जुड़ी हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम और सर आपका हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमारे व्यूवर्स को इतने